नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके भरोसेमंद सबसे चैनल पर डीडी न्यूज की। जब हम बात करते हैं आपके पसंदीदा शो न्यूज पंच का, मैं हूं आशा गुलाटी गुंबर और इस कार्यक्रम के जरिए हम पहुंचाते हैं खबरें तथ्य और सत्य के साथ ही साथ जिन खबरों पर रहती है नजर, पूरी पड़ताल के साथ हम पहुंचाते हैं खबर का हर वो पहलू जो छुपा हुआ है। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो इस बार दिवाली से पहले कैसे दिवाली पर ग्रीन धमाका होने वाला है, ये हम जानेंगे अभी के न्यूज पंच के जरिए। और वहीं दूसरी खबर भी दिवाली से ही जुड़ी हुई है। कैसे सोने पे सुहागा, यानी सोने की कीमतों की रफ्तार थम नहीं रही, इसे हम जानेंगे विस्तृत तरीके से। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो धमकी का दिख रहा है असर। जब हम बात करते हैं हमास और पैलेस्टाइन को लेकर, इस खबर पर भी रहेगा हमारा खास फोकस। लेकिन सबसे पहली अगर हम खबर की बात करें तो यहां पर बात करेंगे हम पहली खबर के साथ, जहां कैसे धमाकेदार होने वाली है आपकी दिवाली। आखिरकार सबसे ज्यादा दिवाली पर हमें किस बात की आस होती है? मिठाइयां और साथ ही साथ पटाखों को लेकर। लेकिन पटाखों को लेकर अब एक विस्तृत फैसला बिल्कुल सीमित गाइडलाइंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसने कहा कि भाई धमाकेदार आपकी दिवाली हो सकती है, लेकिन अगर आप ग्रीन पटाखे चलाएं, आखिरकार ये ग्रीन पटाखे कैसे आपकी दिवाली को और दमदार करने वाले हैं, और कैसे मां प्रकृति की जब हम बात करते हैं पर्यावरण की तरफ भी हमारी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे, इस पर हम करेंगे बात। तो धमाकेदार ये दिवाली कैसे ग्रीन पटाखों को हरी झंडी दिखाई गई, आइए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आखिरकार ये कहता क्या है। तो ये जो दिवाली है इसमें ग्रीन पटाखों के संदर्भ में सशर्त जलाने की अनुमति दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी क्यों दिखाई? कुछ जगहों पर ग्रीन पटाखों की जो बिक्री है, अगर हम उसकी बात करें तो तय जगहों पर, यानी जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस होंगे वहां पर इनकी बिक्री की जा सकेगी। प्रतिबंधित जो पटाखे हैं उनकी बिक्री पर जांच दल की पैनी नजर होगी। यानी कि अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन पटाखों की कवरेज में आप दूसरे पटाखे जो बैन है उन्हें भी बेच पाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो भी प्रतिबंधित पटाखे बेच रहा है उनके खिलाफ एक्शन होगा। ग्रीन क्रैकर्स की आड़ में आप प्रतिबंधित पटाखे नहीं बेच पाएंगे। साथ ही अगर ऐसा किया जाता है, जो बैंड पटाखे अगर आप उन्हें बेचते हैं तो आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। और आइए, इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो बीजेपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। जी, आप सबका स्वागत है। यहाँ दो बड़े विषय हैं आज। एक बहुत बड़ा स्कैम है जिस पर बहुत जरूरी है कि आप संज्ञान लें, और दूसरा जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ खबरें हैं। जैसा कि आपको पता है, अनेक स्कैम जो है वो विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में आते रहे। आज एक इतना बड़ा स्कैम है जो कि बहुत कम सुनने को मिलता है। यह है झारखंड का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट स्कैम, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का यह स्कैम है। और एक बार फिर हेमंत सोरेन की जो सरकार है, सीधे आदिवासी क्षेत्र को बदहाली की ओर ले जाने का और आदिवासियों को विशेष तौर पे जो है लूटने का प्रयास कर रही थी। इसके जरिए 8 सितंबर को पहली बार श्री बाबूलाल मरांडी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रांची में इस संदर्भ में। उसके उपरांत झारखंड हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था और परसों अर्थात 13 अक्टूबर को
जब झारखंड हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई तो हाई कोर्ट ने विशेष निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को कि अगले 4 हफ्ते में हियरिंग से पहले वो अपना उत्तर इस स्कैम के विषय में दे। अब ये स्कैम क्या है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है एक ऐसा ट्रस्ट है जो विशेष तौर पर मोदी जी की सरकार के आने के उपरांत 2015 में एक विशेष कानून के तहत MMDR अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 2015 मार्च में लागू किया गया था। इसके तहत हर वो डिस्ट्रिक्ट जो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट की संज्ञा जिसको पूरे देश में दी जाती है, वहां जो लीज होल्डर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे जो कंपनी जो है जमीन को लीज पर्पसेस के लिए लेती है, किराए पे लेती है, तो अपने अर्निंग्स का 10 से 30% जो रॉयल्टी होता है वो उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए सीधे सीधे जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज है उसके उद्धार में खर्च करने पड़ते हैं। तो जहां 24 डिस्ट्रिक्ट से झारखंड में ज्यादातर जो है वहां पर माइनिंग जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, बोकारो में, धनबाद में, हजारीबाग में, सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में, ये सब में जो है बड़े स्तर पर माइनिंग होते हैं। बल्कि 40% जो मिनरल्स है पूरे देश का वो झारखंड से ही आते हैं। अब ये स्कैम एक ऐसा स्कैम है जो DMFT फंड निर्धारित किया गया था माइनिंग एरियाज के उद्धार में, उसमें बड़े स्तर पर घपले पाए गए हैं। केवल एक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, बोकारो की बात करते हैं, तो 600 करोड़ रुपए लगभग जो निर्धारित थे 2024-25 और 2025-26 में, उसमें 500 करोड़ रुपए जो है उसका कोई हिसाब नहीं है। और अनेक ऐसे जो है टेंडर, अनेक ऐसे जो है खरीद फरोख्त हुए हैं जिसमें बच्चों के जो है, जो बच्चों के स्कूल होते हैं, जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो खरीदारी होती है, किताबों के मूल्य, ब्लैक बोर्ड्स के मूल्य, ये सब जो है 10-10 गुना इन्फ्लेट किए गए हैं। तो अगर केवल बोकारो की डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैं बोकारो की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो PAG का रिपोर्ट आया है, ये उस पूरे स्कैम का खुलासा पहले जो है PAG ऑडिट के जरिए हुआ और उसके बाद RTI इंक्वायरी हुई जिसमें इस बात की पुष्टि हुई। तो ये पूरा जो है 631 करोड़ लगभग जो है केवल बोकारो में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड 2025-26 के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसमें 500 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल्स में देता हूं, जैसे जनरेटर जो है, अगर 46 पंचायत के लिए जनरेटर खरीदे गए तो पूरा प्रोक्योरमेंट की जो कीमत आती है वो 3.66 करोड़ 3.66 करोड़ आती है, जो कि कॉस्टिंग के लगभग 3 से 4 गुना अधिक है। इसी प्रकार जो गांव के स्कूल होते हैं, वहां एक बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इस नाम की जो एक पेंटिंग्स बहुत प्रचलित है, इनको मुहैया करने में इसी प्रकार से जो है बड़ी जो है पैसों की जो है हेराफेरी हुई है। 2022 में पहली बार PAG ऑडिट के जरिए इस स्कैम का खुलासा हुआ था और आज ये पूरा जो कॉर्पस है, DMFT कॉर्पस जो है पूरे झारखंड का अगर आप ले ले तो 5000 करोड़ है। अगर बोकारो में जो हेराफेरी हुई है, ये जस्ट इसको जो अंग्रेजी में एक शब्द है टिप ऑफ द आइसबर्ग कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर आप उसके हिसाब से पूरे झारखंड का अगर एक एस्टिमेट निकाले तो ये स्कैम कम से कम 1500 करोड़ से 2000 करोड़ तक का स्कैम है। और एक बार फिर जो मोडस ऑपरेंडी इसमें बिल्कुल सेम है, इन्फ्लेटेड बिल। तो जब बाबूलाल मरांडी जी ने 8 सितंबर को पहली बार जो है इसका खुलासा किया, उसके उपरांत जो है वहां के एक प्रवक्ता है हमारे झारखंड बीजेपी के अजय शाह ने इसको पुरजोर तरीके से लोकल मीडिया में उठाया। अगर ये विषय राष्ट्रीय पटल पर यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो 3 पार्टियां झारखंड में सरकार चला रही हैं, JMM, कांग्रेस पार्टी और RJD, वो तीनों जो है इंडी अलायंस में भागीदार हैं। पड़ोसी राज्य में भी वो चुनाव लड़ रही हैं।
और कांग्रेस पार्टी को विशेष तौर पर इस पर उत्तर देना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस स्कैम के जरिए जो है अपनी राष्ट्रीय स्तर की फंडिंग जुटा रही थी। राहुल गांधी जो 15-15 दिन गायब हो जाते हैं, किसी को अता पता नहीं होता है, यह फंडिंग आखिर कहां से आती है? शायद इस स्कैम में उन सारे प्रश्नों का उत्तर हो। सोमवार को अर्थात 13 अक्टूबर को जब झारखंड हाईकोर्ट में हियरिंग हुई, तो झारखंड हाईकोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है कि 80% जो खर्चे हुए हैं वो पूरी तरह अनअकाउंटेड है, वो खरीदारी हुई नहीं है, बस बिल है, वो पैसे कहां गए इसका कोई हिसाब नहीं है। 4 हफ्ते का समय दिया गया है राज्य सरकार को, पॉइंट बाय पॉइंट राज्य सरकार को जवाब देना है। अब दुख की बात यह है कि ये तीसरा चौथा बड़ा स्कैम है। हमने देखा है किस प्रकार से लैंड स्कैम, 600 करोड़ के लैंड स्कैम में हेमंत सोरेन जो है 4 महीने 5 महीने जेल के अंदर थे पिछले साल। लैंड स्कैम क्या था? डिफेंस लैंड को जो है जबरदस्ती कागज जो है, कागज की हेरा फेरी कर उसको हवाला मनी के जरिए जो है वो भूमि को हथियाया गया था। माइनिंग स्कैम जो है उतना ही बड़ा स्कैम है। और डीएमएफटी स्कैम जो है, अगर मामले के तह तक जाते हैं, हमारी मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, अगर मामले की तह तक जाते हैं तो शायद ये हाल फिलहाल पिछले कुछ वर्षों का सबसे बड़ा स्कैम निकलने वाला है और दारोमदार कांग्रेस पार्टी पर है। कांग्रेस पार्टी, तीनों गठबंधन में एक ही जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, कि क्या ये फंड से वो अपनी, क्या ये स्कैम से जो है अपने राष्ट्रीय स्तर की फंडिंग कर रही थी। तो ये तो झारखंड का विषय हो गया। अब आपको याद होगा विपक्ष के नेता जो हैं, अगस्त के महीने में जब पहली बार हम पर टैरिफ लगाया गया था, तो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़े जोश में आकर कहा था कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। आज लगभग 1.5 महीने बाद अनेक ऐसे प्रमाण हैं, राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है। और ऐसे कुछ तथ्य जो हैं मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर इसके बाद भी राहुल गांधी ये मानते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, तो मेरे ख्याल से उनको इलाज करानी चाहिए अपनी सोच की। कल आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ फ्रेश एस्टिमेट्स रखे हैं भारत के जीडीपी के लिए। और आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्ते जो हैं कुछ चुनौतियां रही हैं टैरिफ संबंधित। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की जीडीपी को अपडेट किया गया है। जो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी पहले 6.4% ग्रोथ रेट जिसमें अनुमानित थी, अब 6.6% जो है उसको एस्टिमेट बताया जा रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले 3 हफ्ते में देश ने सबसे बड़े जीएसटी रिफॉर्म्स देखा है, रैशनलाइजेशन देखा है, जीएसटी बचत उत्सव देखा है, जिसमें हमारे देशवासियों ने यह साबित किया है कि हमारी जो अंदरूनी मार्केट है, जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है, उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी बड़ी चुनौती का सामना हम डट कर सकते हैं। तो जो अनुमान आईएमएफ ने कल पेश किए हैं उसमें अन्य देशों के भी अनुमान दिए गए हैं, तो उसमें बाकी इकोनॉमीज की अगर अब तुलना करें तो सारे इकोनॉमीज की तुलना में भारत जो है पांचवा या छठा साल ऐसा होगा जब निरंतर फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी की संज्ञा भारत को प्राप्त होगी। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। कुछ लोग जो मानते हैं कि डेड इकोनॉमी है, वो दरअसल हर उस व्यक्ति का, हर उस सज्जन का, हर उस प्रोफेशनल का अपमान कर रहे हैं जो कि भारत की इस आर्थिक उत्थान में अपनी भूमिका निभा रहा है। कल एक और बड़ी खबर आई है पिछले 2 दिनों में। गूगल जो है अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर
भारत में विशाखापट्टनम में स्थापित कर रहा है। ये अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है और केवल पिछले 9 महीनों में 2025 में भारत में $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट केवल बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में आया है। तो ये जो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कुल $25 बिलियन का 60% तो यही हो जाता है। तो किस स्तर से, किस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, इसका एक प्रमाण है। और भी कुछ प्रमाण जो है पिछले एक आध हफ्ते में आपको मिले हैं। ये मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां जो है इस नवरात्र के दौरान हर 6 मिनट में एक गाड़ी बिकी है। डिमांड जो है इतनी अधिक थी हर वस्तुओं की कि सप्लाई का अभाव हो रहा था। और साथ ही जो आईफोन का एक्सपोर्ट्स दर है वो $10 बिलियन लोकली मैन्युफैक्चर्ड आईफोन का जो है टोटल जो है वैल्यू है वो $10 बिलियन टच कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से बहुत ही पुख्ता तरीके से हमारे नेता विपक्ष के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करती है। सवाल ये उठता है कि वही नेता विपक्ष जो 15 दिन गायब था नवरात्रि के दौरान, वो शायद देख नहीं पाया होगा कि जीएसटी बचत उत्सव के दौरान किस प्रकार से देशवासी जो हैं पूरे उत्साह के माहौल में, उत्सव के माहौल में खरीदारी कर रहे थे, अपने देश, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज नेता विपक्ष को अपने उस वाक्य के लिए, अपनी उस टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी के लिए कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब आप भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं तो आप हर उस परिश्रमी व्यक्ति का अपमान कर रहे होते हैं जो आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में शामिल है। हर उस व्यक्ति का अपमान कर रहे होते हैं जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की यात्रा में शामिल हैं, जो डेटा की दिशा में काम कर रहा है और जो भारत को विकसित भारत बनाने की यात्रा में शामिल है। तो इन दो विषयों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। कोई प्रश्न है तो देखिए, कोर्ट ने पहले इसका सुओ मोटो संज्ञान लिया, उसके बाद एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी सामने आए हैं। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट के विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि कई बार झारखंड में हमने पहले भी देखा है कि वो आरटीआई एक्टिविस्ट ही बाद में जो है चीजों को बदल देते हैं। तो इसीलिए ये 8 सितंबर को सभी तथ्यों के साथ श्री बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और निरंतर तब से जो है भाजपा इस विषय को उठाती रहती। मेरा खुद का एक विस्तृत लेख इसमें CNN IBN के पोर्टल पर भी था और ये हम मानते हैं कि बहुत गंभीर विषय है। जितने भी स्कैम, आप पड़ोसी राज्य में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम को भी अगर देख लें तो ये स्कैम का जो कुल इसका फैलाव है, जितने डिस्ट्रिक्ट्स उसमें शामिल हैं और जिस लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं संभवतः हेमंत सोरेन के इशारों पर पैसा की हेराफेरी कर रहे थे, मेरे ख्याल से ये 1500-2000 करोड़ तो मिनिमम निकलने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर। तो हम सुन रहे थे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने जो घोटाला हुआ है झारखंड में, जहां हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा, वहीं IMF की वो रिपोर्ट जिसका जिक्र हमने भी सुबह न्यूज़ पंच में किया था कि साफ तौर पर इंडिया की जो इकोनॉमी है, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और खास तौर पर गूगल भी अपना एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर अब विशाखापट्टनम में खोलने वाला है। बढ़ते आगे अपने शो न्यूज़ पंच में, जहां हम बात कर रहे थे कैसे ग्रीन पटाखों के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये चलाए जा सकेंगे, आखिर ये ग्रीन पटाखे होते क्या हैं, कैसे ये ग्रीन पटाखे प्रदूषण कम करते हैं, और इनका तात्पर्य ये है कि इन्हें जब बनाया जाता है तो हानिकारक जो रसायन है उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, जैसे बेरियम, नाइट्रेट, सल्फर, इनकी मात्रा बहुत कम होती है। तो आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं ये ग्रीन पटाखे, ये समझते हैं। पहला प्रकार होता है श्वास, दूसरा सफल और तीसरा स्टार। यानी श्वास की अगर बात की जाए तो पानी की जो बारीक बूंदें निकलती हैं वो धूल सोख लेती हैं। अगर हम श्वास की बात करें, वो धूल सोख लेती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो धूल हवा में नहीं फैलेगी। तो इसलिए
पटाखों का जो ये विवरण है वो सुरक्षित माना जाता है अन्य पटाखों की मात्रा में। साथियों, सफल की अगर बात करें तो सुरक्षित मात्रा में एल्युमिनियम यानी कि इनकी आवाज कम, ये आवाज जो है वो कम होती है। और साथ ही साथ स्टार में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर होता ही नहीं है, इसलिए कम धुआं। लेकिन अगर हम नॉर्मल जिन प्रतिबंधित पटाखों की हम बात करें उनका कंपैरिजन जिन पटाखों से करें तो हम समझेंगे कि जो नॉर्मल पटाखे होते हैं जिन्हें प्रतिबंधित भी मान रहे हैं वो जहरीले रसायन से बने होते हैं। उसके उलट अगर इसकी तुलना ग्रीन पटाखों से की जाए तो कम प्रदूषण और कम धुआं इसमें होता है। 30% तक कम हानिकारक गैसें ये ग्रीन पटाखे छोड़ते हैं और इनकी आवाज, क्योंकि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं तो ध्वनि प्रदूषण भी इसमें बहुत प्रमुख और मुखर है। ऐसे में इनकी आवाज भी कम होती है, यानी जिस डेसिबल साउंड जिसमें आवाज को मापा जाता है 110 से 125 डेसिबल तक। हालांकि जो इसके उलट जो दूसरे पटाखे होते हैं उनका शोर 160 जो डेसिबल है वहां तक जाता है। तो साफ तौर पर देखा जाए अगर ग्रीन पटाखे आप जलाते हैं तो आप कहीं ना कहीं पर्यावरण की तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी भी मदद आप करते हैं। रुक करते हैं हमारी दूसरी टॉप लाइन का और बात करते हैं हमास की एक वार्निंग को लेकर। आखिरकार इस वार्निंग का असर क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि हमास ने जिस तरह से जो बंधक मर गए थे उनके शवों को सौंपा है और इजराइल ने जो धमकी दी थी, आखिरकार इस धमकी का क्या तात्पर्य निकला और क्यों इन तमाम शवों को सौंपा गया? तो हमास ने सौंपे हैं जो बंधक हैं उनके शव, क्योंकि इजराइल ने साफ तौर 2 टूक हमास को अपनी बात कही थी। बंधकों के शवों को सौंपा गया है जब हम बात करते हैं, और ये जरूरी था जिस तरह से संघर्ष विराम को लेकर हस्ताक्षर हुए वैश्विक शांति के लिए। साथ ही साथ गाजा में आ रही सहायता को लेकर भी धमकी दी गई थी कि भाई इस धमकी से कहीं ना कहीं कोई असर हमास पर पड़ता हुआ नजर आया। और साथ ही साथ ये जो सहायता के ट्रक थे उनकी संख्या को आधा करने की वार्निंग दी गई थी। अगर आपको सहायता चाहिए तो जिस तरह से अगर आप ये शव वापस नहीं करेंगे तो इस सहायता को आधा कर दिया जाएगा। यहां तक कि बॉर्डर बंद करने की भी इजराइल ने दी थी चेतावनी, चेताया था हमास को, और हमास को दंडित करने के लिए ये कदम उठाया गया। आइए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे। ये आप तस्वीरें देखिए, फिलिस्तीनी कैदी भी घर लौटे हैं। इजराइल ने करीबन 1800 से ज्यादा जो कैदी हैं उन्हें रिहा किया। गाजा पट्टी और पश्चिमी तट स्थित अपने घरों को ये लोग लौट आए। आप देख सकते हैं जब अपनों से मिले तो जो खुशी है उनके चेहरों पर है, आंखें भीगी हुई हैं। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के हवाले से खबर आई है कि युद्ध विराम समझौते के तहत इन कैदियों की रिहाई की गई है। लेकिन आखिरकार हमास पर ट्रंप साहब क्यों भड़क रहे हैं? हमास पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो हथियार नहीं डालेंगे तो हम डलवा लेंगे, यानी कि ये काम करवा लिया जाएगा और जल्द ही ये शायद हिंसक तरीके से होगा कि अगर उनकी बात ना मानी जाए, क्योंकि हमास नहीं जानता कि आखिरकार वो किस खेल को खेल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया गया है वैश्विक शांति के लिए। इस प्रस्ताव पर जब हस्ताक्षर हुए और बंधकों को हमने वापस लिया, और ये पहला काम था जो इसके अंतर्गत हमें करना था। इसीलिए हमास पर ट्रंप बरसते हुए नजर आ रहे हैं। हमास ने कहा था कि वो हथियार डाल देंगे और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ऐसा ही किया जाएगा। ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। लेकिन अब बात करते हैं सोने चांदी से जुड़ी हुई। अब आखिरकार सोना चांदी किसको पसंद नहीं है? दिवाली पर अगर बात हो तो सोने का जिक्र आना लाजमी है। सोने चांदी की चमक बढ़ रही है, कीमतें लगातार तेजी से आगे बढ़ी और धनतेरस पर रिकॉर्ड टूटने की बात की जा रही है। आखिरकार इस खबर को समझते हैं कि सोने चांदी की जो चमक है वो त्योहारी सीजन में क्यों? सीधी सी बात है, त्योहारी सीजन में जोरदार सोने की मांग है और धनतेरस और दिवाली से पहले हम देखते हैं कि जबरदस्त खरीदारी हो रही है। रिकॉर्ड स्तर पर सोने की कीमत जा रही है, यानी कि प्रति 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम सोना अगर आप खरीदते हैं आपको कितने अपनी जेब को ढीला करना होगा? 1,27,000 के पार। और चांदी का भाव अगर देखें तो 1,61,000 के पार पहुंच गया है। अब सोना और चांदी की जब हम बात करते हैं, ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसकी पहली पसंद माने जाते हैं। पिछले 16 सालों को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत पॉजिटिव रिटर्न दिया है सोने ने, इक्विटी से ज्यादा नहीं, शेयर मार्केट से ज्यादा। कुछ ऐसा ही हाल चांदी का रहा। 668% जबरदस्त बढ़त के साथ चांदी इस वक्त चार्ट्स पर है।
2025 की अगर बात की जाए तो सोने का निवेश करने वाला ये बम्पर ईयर माना जाता है। लेकिन सोना, इतना सोना आखिर क्यों है, ये समझाते हैं आपको बहुत ही आसान भाषा में। अब होता क्या है कि अमेरिकी डॉलर में हम जब सोने में डील करते हैं तो इस निर्भरता को तमाम देश कम करना चाहते हैं, इसीलिए ज्यादा निवेश सोने में हो रहा है। अपने फॉरेक्स रिजर्व को और मजबूत स्थायित्व के साथ क्यों करना चाहते हैं देश, इसीलिए सोना जोड़ने पर फोकस है। अनिश्चित जो बॉन्ड यील्ड ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन सोने को एक बहुत ही सेफ विकल्प माना गया है जब हम पीले धातु में निवेश की बात करते हैं। और आखिरी जो कारण है, यूएस फेड जब दरें बढ़ाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सोने की कीमतें ऊंची जाती हैं। और अगर यूएस फेड जो कि सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई हमारा बैंक है, ऐसे अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, अगर वो ब्याज दरों में कटौती करता है जिसकी संभावना बहुत हाई है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सोने की कीमतें इस स्तर पर इस वक्त कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल आज के न्यूज पंच पे इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नई खबरों के साथ। मुझे रिपोर्ट टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।